गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, या आप उन्हें मार्केटिंग मैनेजमेंट थियोरीज या मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? 5 थियोरीज होती है, 5 फिलोसफीज होती है। नाम तो सुना ही होगा। पीपी, एसएमएस। पी फॉर, ठीक है ना? एस फॉर, एम फॉर गेन, एस फॉर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, है ना? बस एक एक वर्ड बोलूंगा इनके लिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करके कॉस्ट को कम करना, और कंज्यूमर उन्हीं को फेवर करता है, उन्हीं प्रोडक्ट को जिनका प्राइस क्या होता है, लेकिन हमेशा ऐसा। फिर आती है एक सोच जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, बिकॉज कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को फेवर करता है जिनकी क्वालिटी सुपीरियर होती है। बात समझ में आती है? फिर एक कहीं से तो चिपकाने वाला प्रोडक्ट आ जाता है कि तू लेने कुछ भी आ, दे के वही भेजेंगे जो हम चाहते हैं या जो हमारे पास है। ठीक है ना? ये सख्त लोंडा है यहाँ पे, सेलिंग कॉन्सेप्ट वाला। नेक्स्ट है बच्चों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और जिस्ट बता रहा हूं बस। कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करेंगे बेटर देन द कॉम्पिटिटर। केवल आंख बंद करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे मत भागो। कस्टमर तो कुछ भी मांगता है ना? वो तो आए आए दिन नई नई डिमांड रखता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एट द सेम टाइम आपको ये भी ख्याल करना है, क्या वो जो चीज, जो उसकी वांट है, जो उसकी नीड है, जो उसकी चाहत है, क्या वो सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है? ठीक है ना? तो आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है इसके बीच में, सोसाइटी के बीच में, प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना है। ऐसा बोलता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और ये एक्सटेंशन होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है बच्चों को, अगर आपको याद हो तो बचपन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल डेफिनेशन। याद है क्या? वो क्या बोलती है ट्रेडिशनल डेफिनेशन? मार्केटिंग रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ marketing, not market. Marketing refers to the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. मार्केटिंग उन बिजनेस एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस होती है ना, जो प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाने में क्या करती है? हेल्प करती है। बात समझ में आती है? वो जो बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहा था ना, वो ही बिजनेस एक्टिविटीज हमें यहाँ पे शुरू करनी है आज, जिसे हम बोल रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यानी कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, या जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या फंक्शंस हमें परफॉर्म करने होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हमें करनी होती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक्टिविटीज है किसकी? मार्केटिंग की। और बच्चों एक ना आधी, पूरी की पूरी एक दर्जन है। कितनी है? 12 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? हमेशा की तरह बैक टू बैक, है ना? चिपक के आपके माइंड में सेट तो कर ही देंगे। ठीक है जी। काफी टाइम लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 से 4 क्लास लगे, इसमें ज्यादा भी लग सकती है। ठीक है ना? वैसे टाइमिंग तुम्हारी लेट हो चुकी ना, 11 से, है ना? चलो कोई बात नहीं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना बच्चे लोगों? जब हम क्या करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं, है ना? हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं, तो पहले ही जान तो लो कि उसे चाहिए, तभी तो हम उसे क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो आप पहली हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे पहला फंक्शन देख रहे होंगे, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बोलो, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको मार्केट के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या करना है? गैदर करना है, उसे इकट्ठा करना है इंफॉर्मेशन को। देन क्या करना है? उसे एनालाइज करना है। मान लिया मैं एक प्रोडक्ट अपने एरिया में लॉन्च करना चाहता हूं, वो प्रोडक्ट है 60,000 रुपए का, 60,000 का, है ना? तो बस आंख बंद करके ऐसे लॉन्च कर दूं प्रोडक्ट,
मेरे को ये नहीं देखना चाहिए कि जिस एरिया में मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ वहां पे ऑन एन एवरेज, है ना, लोग कितना कमाते हैं मंथली। तो मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले पहले मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, और सबसे पहले तो यही कि मेरा प्रोडक्ट वायबल होगा या नहीं होगा। वायबल समझते हो आप? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था 11th में ही आपको वायबल इंडस्ट्री और नॉन वायबल इंडस्ट्री पढ़ाई थी। वायबल इंडस्ट्री वो होती है जहां पे जिस प्रोडक्ट का प्राइस पॉजिटिव एक्सिस में निकल जाता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई कट कर जाती है, यानी कि प्राइस निकल सकता है। लेकिन नॉन वायबल इंडस्ट्री वो होती है जहां पे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में निकल ही नहीं पाएगा, यानी कि मैं तो ज्यादा में बेचना चाहता हूं और कंज्यूमर कम में खरीदना चाहता है, तो कभी भी डिमांड और सप्लाई आपस में क्या नहीं होगी, मैच नहीं होगी, और जब मैच नहीं होगी तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं निकल सकता। बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखा कि ऑन एन एवरेज इंसान कमा रहा है 20,000 रुपए महीने के। मेरा प्रोडक्ट है कितने का? 60,000 रुपए का। 3 महीनों से काम करना पड़ेगा जब वो मेरा प्रोडक्ट खरीद पाएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, है ना? तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसे एनालाइज करनी है। पहले मार्केट से कलेक्ट करो कि लोग कितना कमाते हैं, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, कि लोग कितना पैसा कमाते हैं, और फिर उसे एनालाइज करो कि मेरा प्रोडक्ट कितने का है, ये कितना कमाते हैं, इन्हें कितना टाइम लगेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, या यहाँ पे नहीं चलेगा तो कहाँ पे चलेगा। मेरे को ऐसी मार्केट क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूँ और फिर उसे क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एनालाइज कर रहा हूँ। क्या जो प्रोडक्ट मैं डिलीवर करना चाहता हूं, है ना, जो प्रोडक्ट मैं मार्केट को सर्व करना चाहता हूं, क्या वो प्रोडक्ट का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं वो मेरे प्रोडक्ट का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कस्टमर के टेस्ट से बिल्कुल डिफर करता है, तो फिर वो मेरे प्रोडक्ट को लेगा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम कहाँ पे पढ़ के आते हो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट में। कहाँ पे पढ़ के आते हैं? उनका हमें ख्याल करना होता है। कुल मिलाकर के ये जो हेडिंग लिखी है ना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मैं तो ये कह रहा हूँ ये पूरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो हर एक फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? वहां पे भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप लिंक कर पाओ बच्चों तो एक इंपोर्टेंस पढ़ते हैं, है ना? इंपोर्टेंस पता है आपकी उसकी, एमटी बता सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपोर्टेंस? आइडेंटिफाई, चेंज, अरेंज एंड, हल्का सा एक पुश लगाना पड़ता है, आगे तो फिर बोल देते तुम पूरा। आइडेंटिफाई, चेंज, अरेंज एंड प्लान फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। वहां पे आपने एक हेडिंग पढ़ी थी, प्लान। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो फायदा ये होगा, इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि आप प्लानिंग कर पाएंगे और पॉलिसी फॉर्म कर पाएंगे, फ्रेम कर पाएंगे। तो ये सुनो, ये वही तो चल रहा है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और उसे क्या करो, एनालाइज करो। कहने का मतलब है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो। यहाँ पे बस, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल उस वाले एस्पेक्ट से रिलेट करता है जहां पे मार्केटिंग एक्टिविटीज हमें परफॉर्म, मतलब मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में हमें क्या करना है, स्कैन करना है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही आप ये देखोगे तो उसके बाद देखना दूसरी हेडिंग, देखना क्या लिखा है, मार्केटिंग प्लानिंग। बेटा प्लान तभी तो कर पाएंगे हम जब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। अभी तो बोला मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की उस इंपॉर्टेंस के बारे में, मैंने आपको याद रिकॉल कराया कि वो क्या करती है, वो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है। तो वही तो है, जो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में करेंगे, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बेसिस पे क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। वो क्या है, सेकंड हेडिंग है मार्केटिंग प्लानिंग। क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग। तो शुरू करें बच्चों, पहली हेडिंग शुरू करें। आपको समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? ठीक है ना? हमें कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मार्केट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा और उसे एनालाइज करना होगा। ग्रंथ ये पढ़ना, सबसे ऊपर वाली फंक्शंस के नीचे वाला जो बुलेट है।
मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। मार्केटिंग में हम बहुत सारी एक्टिविटीज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अभी बोला ना मैंने, है ना, 12 तो हम ही पढ़ने वाले इधर, ठीक है ना। विच आर परफॉर्म्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को परफॉर्म करने होते हैं, नोन एज मार्केटिंग फंक्शंस, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, मार्केटिंग फंक्शंस बोलते हैं। विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सारे बच्चों को पता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो मैंने आपको दो मैट्रिक्स बताई थी, याद है आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक शॉर्ट एनालिसिस और एक टॉस मैट्रिक्स, बताई थी कि नहीं बताई थी, है ना। टॉस में क्या होता है, दो दो के कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना, एक सबसे वर्स्ट, एक सबसे बेस्ट और दो मीडियोकर, याद है आपको वो। सो वो STWT, है ना, वो हम टॉस मैट्रिक्स में करते हैं। और शॉर्ट में क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, थ्रेट देखते हैं। मैं ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है, मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे बेस्ट हम बेस्ट है। मेरे को क्या करना है, मेरी स्ट्रेंथ को यूज करके मेरे को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। तो ये सुनो, मेरे को पढ़ाना नहीं आता है और मार्केट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरे लिए सबसे वर्स्ट है। सबसे पहले मेरे को अपनी वीकनेस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा, उसे ग्रैब करना पड़ेगा। तो यस और नो, तो ऐसे ही तो होता है, हर एक कंपनी ऐसे ही करती है, शॉर्ट एनालिसिस करती है और साथ में वो टॉस मैट्रिक्स का भी क्या करती है, एनालिसिस करती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज अवेलेबल नहीं है, कस्टमर को बहुत इमीडिएटली किस चीज की रिक्वायरमेंट है ना, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से सर्वे हो जाते हैं। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे, आप यूट्यूब पे कोई तो वीडियो देख रहे हो, अचानक से एक सर्वे आ जाता है जिसे आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देते होंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो डेटा उधर के एरिया का डेटा कलेक्ट करके, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचते हैं वो डेटा, ताकि उन्हें उन्हें जो इसमें सेकंड हेडिंग लिखी है ना, मार्केटिंग प्लानिंग, वो करने में क्या मिले, हेल्प मिले, कि यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कैसी है, वो कितना पैसा कमाते हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, उनकी डिसलाइकिंग क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो आम तौर पर क्या चीज खरीदते हैं, कब कब खरीदते हैं, वो खरीदने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना जल्दी खरीदते हैं या देर में खरीदते हैं, ठीक है ना। उन्हें उनकी उस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट दिखा करके, उन्हें एडवर्टीजमेंट दिखा करके, उनके फीड्स में ला करके कितना जल्दी वो हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कितना जल्दी एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें कंपनी ट्रैक करती है और पहले भी बताया था मैंने, ठीक है ना। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको एक वो पढ़ाया था ना, MIS पढ़ाया था, कहाँ पे, कंट्रोलिंग में पढ़ाया था ना। MIS किसके लिए होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो टॉप लेवल वालों के लिए होता है। किसके लिए होता है, जहाँ पे उन्हें सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे एक CRM सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो तुम्हें ना, अरे घर वाले तुम्हें क्या नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे बर्थडे पे विश नहीं कर रहे हैं, है ना, वो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, वो तुम्हें 12 बजे विश कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पोस्ट बना के भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं तुम्हें, तुम खुश हो जाते हो कि वहां कोई तो चिंटी बैठी होगी जो हमें ऐसे 12 बजे क्या कर रही है, रात को मैसेज कर रही है, हमारे घर वाले नहीं पूछ रहे, हमारे दोस्त नहीं पूछ रहे, ठीक है ना, नहीं कोई चिंटी नहीं है, कोई चिंटू नहीं है। समझ में आ रही है बात। वहां पे वो एक बैक एंड में बिना रुके बिना थके 24 घंटे 24/7 एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जो आपको ट्रैक कर रहा है। तो yes or no? और आपको आपको हमेशा एक मतलब ऐसी फील दे रहा है कि जैसे आप उस कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल हो। जैसे ही वो चीज आई आपके मन में, है ना, तो जो आप अभी तक पोटेंशियल कस्टमर थे ना, आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, एक्चुअल कस्टमर में क्या हो जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे। अरे यार बहुत अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा सा मैसेज बना के भेजा, स्क्रीनशॉट मार के, चलो ठीक है, इसे क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा सा ऐसा फील कराते हैं, है ना, वैसा। चलो खैर, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, आपको इस हेडिंग की भूमिका समझ में आ रही है क्या, कि इसमें होने क्या वाला है, ठीक है ना। विदाउट इसके अगर आप मार्केट में जाओगे ना, वही वाली बात है यार, विदाउट प्लानिंग के मार्केट में जाओगे, है ना, तो फिर एक थप्पड़ सा लग के आएगा ना मार्केट से तो वापस आके अपने घर पे बैठ जाओगे, जिंदगी में कभी उठ भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अच्छा ये है कि पहले क्या कर लो, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लो और उसे एनालाइज कर लो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ मार्केटर इज टू गैदर एंड एनालाइज
मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला और जरूरी काम मार्केटर का यही होता है कि उसे क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है और उसे एनालाइज करना होता है, स्कैन करना होता है, देखना होता है कि हमारे फायदे की है या नहीं है ये डील जो हम आगे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर। ऐसा करना जरूरी है अगर आप क्या जानना चाहते हो, अपने टारगेट कस्टमर की नीड एंड वांट्स को जानना चाहते हो, एंड टू डेवलप प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो अगर आप, और सर्विसेज किसके अकॉर्डिंग, एज पर देयर नीड्स एंड। भाई अगर उनकी नीड्स एंड वांट्स पता ही नहीं चलेगी तो फिर तो हम अपनी मर्जी का ही प्रोड्यूस करेंगे ना, और फिर मतलब अनजाने में या जबरदस्ती फिर तुम्हें फिर मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहे तुम, फिर तुम तो किस पे आ जाओगे, भले ही तुम चालू हुए थे कहां से, मार्केटिंग से, लेकिन अगर तुमने कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो जबरदस्ती तुम किस ट्रैक पे आ जाओगे, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर तो कुछ और चाहता था, तुमने बना कुछ और दिया, अब उसे चिपकाओगे तो वही ना, ये बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं है, तो आप अनजाने में किस पे आ जाओगे, सेलिंग कर। तो अगर आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ट्रैक पे रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट कस्टमर या मार्केट। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट एनालिसिस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, माने आपकी स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपकी वीकनेस, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है और क्या थ्रेट है ये आपको देखना पड़ेगा। रिपीट है बच्चों, पहले भी पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, स्ट्रेंथ मींस इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जिसको हमारे से कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। इस एरिया में आओ तो हम जानेंगे, है ना, या तो इस एरिया में आओ तो टक्कर लो ना हमारे से, हम जैसा कोई नहीं है, ये है हमारी इनहेरेंट कैपेबिलिटी माने स्ट्रेंथ, ठीक है ना। किसी एरिया में कोई हमारे से कुछ पूछता है और हमारे को कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है, वो है हमारी वीकनेस। क्या है, वीकनेस, है ना। किसी कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट बहुत बेकार है तो वो उसकी क्या है, वीकनेस। अच्छा ऐसा है क्या, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, बिकॉज ये दोनों फैक्टर सारे बच्चों को पता है इंटरनल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सटर्नल को थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो ही है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल रहता है, ठीक है ना, कर सकते हैं हम, अरे करते हैं ना, थ्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल फैक्टर है उस पर तो हम काम कर सकते हैं ना, वर्क करके उसे क्या कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीकनेस वो भी बोल रहा है इनहेरेंट लिमिटेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। अपॉर्चुनिटी मींस फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जो फेवरेबल कंडीशन किस में प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। पंडित जी लेट सपोज आप एक आर्टिस्ट हो, पक्की बात, हाँ जी ठीक है, आप एक आर्टिस्ट हो और मार्केट में कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रही है आपको बात। तो ये ना यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं ऐसे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसमें से आप कोई तो 2 आइडेंटिफाई करके बताओ जो तुम्हारे केस से रिलेट कर जाएंगे। तुम एक आर्टिस्ट हो, वेरी गुड, तुम एक आर्टिस्ट हो और मार्केट में कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोला आपने, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। कैसे, तुम एक आर्टिस्ट हो, ये तुम्हारी क्या है, स्ट्रेंथ है, बात समझ में आ रही है, और नहीं जो आपने बोला वो अभी लगेगा बाद में, ठीक है ना, और वापस आगे बोलो फिर। और मार्केट में अपॉर्चुनिटी, कैसे अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मार्केट में कोई भी आर्टिस्ट अवेलेबल, लेकिन अगर बहुत सारे आर्टिस्ट है तो फिर क्या है, थ्रेट है, क्या है, थ्रेट है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बाहर मार्केट में, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन बनी हुई क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी खिलाड़ी है, समझ में आ रही है ना। तो वैसा आपको समझ में आती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट समझ में आती है। अच्छा वंश सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, एक तो मेरी वीकनेस है और मार्केट में क्या है, थ्रेट है, तो मेरे को सबसे ज्यादा काम यहीं पे करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा बोलो, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मार्केट में जो इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यस और नो, और सबसे कम मेहनत कहां पे लगेगी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। मेरे पास स्ट्रेंथ है
मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है, तो ठीक है, मार्केट तो पल के बिछा के तैयार बैठी है ना। भाई ऐसे मत बोला कर, ठीक है। आगे नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा मजबूर हूं, मैं तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, इधर माइक वाइक लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। लेकिन पीछे तो बहुत दरिंदे हैं। ठीक है। वाइल गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं फ्रॉम द मार्केट, द मार्केटर फोकसेस ऑन द अपॉर्चुनिटीज। मार्केटर किस पे फोकस करता है? अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है, एंड थ्रेट्स पे फोकस करता है इन द मार्केट, एंड यूजेस हिज स्ट्रेंथ टू कैप्चर द अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम द वीकनेस एंड थ्रेट। इतना बड़ा क्या बोला इसने, तुम्हें समझ में आया? हाँ जी। जब मार्केटर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है मार्केटर से, तो वो फोकस करता है कि क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में और क्या थ्रेट है, ठीक है ना। और वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है और कैप्चर करता है अपॉर्चुनिटीज को, और अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है ना, ऐसी पॉलिसीज बना करके और प्लान्स बना करके, या इनफैक्ट ऐसी पॉलिसीज और प्लान्स बनाता है ताकि वो अपनी वीकनेस को और थ्रेट को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। बात समझ में आ रही है? आगे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर टेकिंग द डिसीजन ऑफ मोदी जी अबाउट डिमोनेटाइजेशन, रैपिड ग्रोथ कैन बी प्रिडिक्टेड इन एरियाज सच एज इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। थोड़ा एग्जाम्पल पुराना हो गया, हाल फिलहाल का एक नया एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको, फिलहाल ये भी सुन लो। वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, ठीक है ना, तो भाई फिजिकली तो सब लोग लाइन में लग चुके, से यस और नो, है ना। और जो लोगों के पास ठीक ठाक बैंकिंग का एक्सेस था, तो वहां पे जो इंटरनेट वाले जो बिजनेसेस थे उनमें क्या आया, बूम आया। तो जैसे मोदी जी ने डिसीजन लिया डिमोनेटाइजेशन का, तो उस टाइम पे लोगों ने ऐसा, मतलब जो थोड़ा भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता पड़ा होगा कि भाई इन एरियाज में क्या आने वाले हैं, बूम आने वाला है। जैसे किस यहाँ पे लिखा है, कौन कौन से रैपिड ग्रोथ कैन बी प्रेडिक्टेड इन एरिया सच एज इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लोग इधर से उधर जाएंगे, फोन कॉल ज्यादा होगी, भाई मेरा पैसा एडजस्ट करा दे, बहुत पैसा रखा हुआ है, ठीक है ना, वैसा वैसा। और दूसरा एग्जाम्पल दे, तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा 2-4 दिन पहले का सुनो। जैसे अभी मान लिया राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन चुका है, और मेरे ख्याल 22 में इनॉग्रेशन है ना, 22 में इनॉग्रेशन है। तो जैसे राम मंदिर चालू होएगा, तो आप कुछ एरियाज में ग्रोथ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किन किन एरियाज में ग्रोथ होएगी, बोलो। हाँ जी, वेरी गुड। एक तो रेलवे में, भाई उधर तक लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे, रेलवे से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, है ना। और सुनो ना, सुनो, इस चीज को ही कंसीडर करके, इस चीज को ही कंसीडर करके इंडिगो ने, बच्चों, इंडिगो ने अपनी स्पेशल फ्लाइट चालू की है अयोध्या के लिए, डायरेक्ट अयोध्या के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ये मार्केट इंफॉर्मेशन को क्या किया, गैदर किया, और क्या किया, एनालाइज किया, और फिर जैसे कस्टमर की डिमांड थी उसकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डेवलप किया। उनकी अयोध्या के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, लेकिन चालू की। समझ में आ रही है? तो ये चीज होती है कि कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करना। मुझे बताओ, उनके चलने के चांसेस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? भाई जो भी अपर क्लास के, जो लाइट क्लास के लोग जाएंगे अयोध्या, है ना, तो वो सब किससे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इधर उधर की फ्लाइट पकड़ेंगे, समझ में आ रही है बात, इधर उधर की फ्लाइट पकड़ेंगे और फिर उधर से कहीं और से फिर आएंगे घूम घाम के। जब हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है, लोग यही सर्च करेंगे ना कि भाई मान लिया तुम्हारे पापा को जाना है ना, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे को बोले देख के बता रहे कि डायरेक्ट फ्लाइट कौन सी है अयोध्या की, है ना, तुम बोलोगे इंडिगो में है। समझ में आ रही ना, तो तुम्हारी नीड एंड वांट क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो तुम दूसरे ऑप्शंस के बारे में क्यों सोचोगे जब डायरेक्ट फ्लाइट वहां की अवेलेबल है। तो यस और नो। अच्छा, और कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बोलो ना। हाँ, वेरी गुड। लोग उधर जाकर के रुकेंगे, तो जो होटल इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। यस और नो, ठीक है ना। जो लोकल में जो उधर अभी कैब नहीं चलती थी, तो मान लिया, लेट सपोज मैं अपने मन से दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मान लिया ओला उबर ने उधर क्या किया, अपनी सर्विसेज उधर भी चालू की, तो वो ग्रो करेंगे, है ना। लोकल्स में जो लोग, ऐसे आसपास में जो दुकानें होगी, ठीक है ना, किस किस चीज की, जैसे प्रसाद वगैरह की, या बाकी कोई लोग उधर की कुछ फेमस चीज होगी, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड और बढ़ेगी, लोग जाएंगे तो वे अपने आउटलेट्स उधर भी खोलेंगे, तो लोग उधर से वो फेमस चीज लेकर के आएंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होगी। मैंने, नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें होगी, धूप बत्ती अगरबत्ती, मतलब मैंने बड़ी बड़ी चीज बोल दी, ठीक है ना।
मतलब ऐसे एग्जांपल बोलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिगो वाला दे दिया मैंने एग्जांपल, और होटल चेन्स वाला एग्जांपल दे दिया। अच्छा, अभी देखो मोदी जी भैया अपने खिलाड़ी आदमी तो है ही है, ठीक है ना, बिना कुछ कहे सब कुछ कर देते हैं, है ना। किसकी ऐसी तैसी कर दी, मॉलडीव्स की क्या कर दी उन्होंने, है ना, लक्षद्वीप पे जाकर के, है ना, उधर से उनका मतलब थोड़ा लूज टेम्पर, एक कोई तो उनका बंदा होगा मॉलडीव्स का, वहां पे कोई तो मिनिस्टर होगा, उसने कोई ट्वीट व्वीट कर दिया तो वैसे ही उनकी लंका लगा दी मोदी जी ने, कह रहे अब कुछ कहा कुछ नहीं, सब कुछ कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, मोदी जी के देखो ऐसा जाने से वहां पे लक्षद्वीप पे जाने से, ठीक है ना, इनफैक्ट फिर उर्वशी राउटेला ने भी क्या की, एक पोस्ट की कि वो प्लान कर रही है लक्षद्वीप जाने के लिए, तुम भी कर रहे हो प्लान जाने के लिए, तुम्हारे तो बोर्ड एग्जाम है, तुम मत सोचना, ठीक है ना। चलो सुनो, हाँ जी, सुनो ना, ए सुनो बच्चों, तो अभी जैसे मोदी जी के इस जेस्चर से, है ना, तो कुछ तो जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें कुछ तो हलचल हुई होगी ना। क्या हलचल हुई होगी, जो होटल्स वाले हैं उनमें होड़ लगी होगी, ओ चल भाई उधर खोलते हैं होटल्स, किधर, लक्षद्वीप पे, अपने 2-4 आउटलेट्स उधर खोलते हैं, से ऐसे नो, वही सेम एज फ्लाइट वाला, ठीक है ना, कि अगर अभी जो क्या है, मान लिया वहां पे 3 फ्लाइट चलती थी दिन में, है ना, तो अभी 4-5-6 फ्लाइट चलेगी, क्योंकि लोग किसको बॉयकॉट करके, मॉलडीव्स को बॉयकॉट करके किधर ही जाएंगे, लक्षद्वीप। अरे भाई हमारे सुप्रीम लीडर उधर है, तो हम कैसे दूसरी जगह जा सकते हैं, समझ में आ रही है ना बात। वैसे भी हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ कुछ बोला, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जब हमारे देश में इतनी अच्छी चीजें है ना, तो काहे काहे बाहर काहे जाना, समझ में आ रही ना बात। तो वैसे तो ये सारे बच्चों ये एग्जाम्पल्स है ना, जो आप एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल इनफैक्ट मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा पुराना हो गया एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी सही है ना। तो बाकी ये जो दो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको, ये मैं इधर ऐड ऑन कर दूंगा। सुनो बच्चों, a marketer should be able to grab opportunities and reduce threats by scanning its business environment। अरे इतनी देर से मैं ये तो बता रहा हूँ भाई आपको, कह रहा है एक मार्केटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगा और थ्रेट्स को कम कर पाएगा, क्या करके, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके, विच कैन बी फ्रूटफुल फॉर बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म। जो बिजनेसमैन के लिए या बिजनेसेस के लिए क्या हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आगे पढ़ेंगे आप, ग्रंथ पढ़ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के काम की होती है वो इकट्ठा की जाती है नई नई टेक्नोलॉजीज की हेल्प से। जैसे कि वेबसाइट पे, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो, वो आपको वो कुकीज वगैरह अलाउ करते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं, दो ऑप्शन देता है, ब्लॉक और एक अलाउज, है ना। तो कई बार आप कर देते हो अलाउ, ये जिस पे भी तुमने किया, विजिट किया, तो जस्ट उसी टाइप के तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे, ठीक है ना। और वो बोल रहा है सोशल साइट से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे कि फेसबुक से, व्हाट्सएप से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, वी चैट, टेलीग्राम, उनकी ग्रीवांस सेल्स होती है, जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, है ना। और एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर का काम होता है कि अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है ना, कि तुम क्या क्या चीजें खरीदते हो, तुम्हारा बाइंग पैटर्न क्या है, कब कब तुम खरीदते हो, है ना। अमेजोन पे जाकर के तुम क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हो, है ना। आप बाकी आजकल तो लोग इंस्टा से भी बहुत बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे जाकर के कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ कोई तो स्टोरी तुम्हारे उधर तुम्हारी वॉल में घुस जाती है, स्पॉन्सर्ड जो होती है, ठीक है ना, तुम उसे कई बार गलती से खोल लेते हो या जानबूझ के भी खोलते हो कि देखते हैं क्या है, फिर उसी तरीके के तुम्हें बहुत सारी पोस्ट दिखाना चालू करेगा। तो ये डेटा कलेक्ट करके ही तुम्हारे से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पोटेंशियल है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिया जाए। यस और नो। अच्छा बच्चों, जैसे हम क्या कर लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं और एनालाइज करते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन, जो इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसने पैराग्राफ लिखे है ना, और ऊपर मतलब हेडिंग भी पता नहीं कोई कहाँ की कहाँ लिखी है, कोई मतलब लिंक नहीं बन पा रहा है। मैंने इन हेडिंग्स को इस तरीके से अरेंज की है ताकि आपका एक फ्लो बन जाए, आपको बहुत दिक्कत ना है कि मैं तो 12 हेडिंग रट रहा हूँ, आपको खुद पे कुछ समझ में आए कि हाँ यार अब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, एनालाइज कर ली, तो ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अब क्या करेंगे, मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, वो करने के बाद द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू डेवलप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स। अब हमें क्या करने होंगे,
मार्केटिंग प्लान्स डेवलप करने होंगे कि कैसे कैसे हम आगे ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, सो दैट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। देखो स्पेसिफिकली बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ताकि हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। अब मार्केटिंग प्लानिंग में क्या क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्लान्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन लेवल। जो हमने इंफॉर्मेशन क्या की है, एनालाइज की है, उसके बेसिस पे ये देखेंगे क्या हमें प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने की जरूरत है या उल्टा घटाने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें। प्लान्स फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई जो प्रोडक्ट है हमारा, है ना, कस्टमर का टेस्ट उससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो कुछ लोगों को नहीं पता या बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उन तक अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जाए, यानी कि उसका प्रमोशन हम कैसे कैसे करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे हम मोटा मोटा ऊपर से देखो, ये क्या है ना, जो मार्केटिंग प्लानिंग है इसमें ना हम मोटे मोटे तौर पर ऊपर ऊपर से सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, है ना, प्रमोशन कैसे करेंगे, किसको साइन करने वाले, कौन सी सेलिब्रिटी से कराने वाले हैं, आजकल कौन हाइप में चल रहा है, चलो देखते हैं उसको, उसके मैनेजर को कॉल करके पूछते हैं कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है ना, हमारा बजट है भी या नहीं भी है, हमें कितना पैसा खर्च करना है, या हमें बाय वन गेट वन फ्री देना है कि नहीं देना है, तो मोटे मोटे तौर पर इसमें ये चीजें डिसाइड की जाती है अप्रोप्रिएटली। तो अब आगे आएगी हेडिंग्स, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, कितना पैसा खर्च करेंगे, उसका बजट कितना होगा, तो इस मोटे मोटे तौर पर ये चीजें प्लान की जाती है। अब तुम बोलोगे कि फिर अभी तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से की जा रही है, तो फिर स्पेसिफिकली कब की जाएगी, उनकी प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग आएगी अब आगे, समझ में आ रही है। यहाँ पे तो यार देखो कोई काम शुरू कर रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर अपने एक माइंड में एक पेपर पे कुछ तो आइडिया लेके चलोगे ना कि ये चीजें हम करने वाले हैं। स्पेसिफिकली जब उनका नंबर आएगा, अभी हम पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें उसी के बारे में क्या करेंगे। देखो अभी क्या है कि हमने हेडिंग्स बना ली, ये काम हमें करने हैं, फिर उसमें क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स लिखेंगे कि ब्रांडिंग करेंगे तो ब्रांडिंग में ये चीजें होगी, है ना, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, कितना पैसा खर्च करना है, किससे करानी है ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिजाइन कराना है वगैरह किस तरीके से, वो सारी चीजें, ठीक है ना, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर चल रही है। मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसके बेसिस पे मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे। नॉर्मल प्लानिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम चैप्टर ही मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज हो गया बच्चों, ठीक है ना। अच्छा देखो हुआ क्या, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, एनालाइज की, फिर प्लान भी बना लिए। अब जब प्लान बनाए तो जो प्लान हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या करना चालू करेंगे, डिजाइन करना चालू करेंगे, और डिजाइन करके क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। डिजाइन एक्चुअल में होगा, मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो डेवलपमेंट वाला होगा या डिजाइन वाला होगा, नहीं समझा मैं क्या पूछा, चलो मैं ही नहीं समझा पाया अपनी बात को, इसे बोलते बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ठीक है ना, मैं ही नहीं अपनी बात समझा पाया। सुनो, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे और एक्चुअल में से मानो कि जो प्रोडक्ट बन के आ गया तो उसे मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग बोलूंगा, डेवलपमेंट बोलूंगा, वेरी गुड। लेकिन वो करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल दे दो ताकि छोटा पिद्दी विद्दी एग्जांपल दे दो ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन रहे, ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे एकदम से समझ में आए, ठीक है ना। जैसे सुजुकी है या hyundai है या बाकी कोई भी फोर्ड है, ठीक है ना, ये इन्हें कोई भी अपना कोई भी मार्केट में कोई कार लॉन्च करनी है तो बस इधर ओ लेके आओ, उठा के इसकी छत उठा के लेके आओ, इसकी ये पड़ी है, इसके चार पहिए पड़े उठा के लेके आ, और इसकी सीट पड़ी है, इसे असेंबल करो और निकाल दो मार्केट में। कभी देखा ना तुमने, ऐसा ऐसा होता है नहीं। कभी इस पे डिस्कवरी पे देखना, प्रॉपर प्रॉपर इंजीनियर्स लगे होते हैं, है ना, डिजाइनर्स लगे होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं अपने उस पे आपका जो उनका टैबलेट होता है उस पे डिजाइन करते हैं, प्रॉपर प्रॉपर करते कि नहीं करते हैं, कि उसकी लेंथ कितनी रहने वाली है ना, सीटिंग कितना रहने वाली है उसमें, उसकी हाइट कितनी रहेगी, ठीक है ना, और कैसे मतलब हम उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं, कहाँ पे क्या चीज एडजस्ट करने वाले हैं, है ना। इसे बच्चों को जब ये तो डिजाइन तैयार होता है, ये पूरी स्टेज होती है। डिजाइन तैयार करने के बाद क्या होता है, डिजाइन होता है आपके लैपटॉप पे तैयार, आपके टैबलेट पे तैयार, फिर उसका प्रोटोटाइप बनता है। क्या बनता है, प्रोटोटाइप समझते हो आप, प्रोटोटाइप नहीं समझते, प्रोटोटाइप मतलब जो उसका फर्स्ट जो हम एक्चुअल में बनाते हैं उसे सैंपल जिसे बोल देते हैं। कभी तुमने शार्क टैंक पे देखा हो तो शार्क टैंक पे वो जो अपना वो जैसे वो कोई बाइक वगैरह उन्होंने बनाई तो वो लेके आए तो वो बोलते थे ऐसा
सुना होगा तुमने कि ये इसका प्रोटोटाइप है। वो कहते हैं कि जैसे कई बार वो शार्क्स बोलते हैं ना कि इसमें तो अभी ये फीचर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बोलते हैं कि हाँ अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं, ये तो प्रोटोटाइप है। क्या है? प्रोटोटाइप है, सैंपल जैसा है। समझ में आ रही ना बात? तो फिर प्रोटोटाइप बन के फिर उसमें उसे रिव्यू होता है कि इसमें क्या क्या चीज की कमी है, उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, देन उसमें वो फीचर्स ऐड होते हैं, फिर दूसरा प्रोटोटाइप बनते हैं, ये स्टेज होती है ना। ऐसे जब तक उसमें वो कमी रहती है तो उसे वो प्रोटोटाइप वाली स्टेज में रहता है। देन फिर क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलप होता है डिजाइन के अकॉर्डिंग, और जो प्रोटोटाइप में उसमें कमी पाई गई। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो अगली हेडिंग बच्चे लोगों को यही है। मुझे बताओ ये लॉजिकल चल रहा है, इलॉजिकल सीक्वेंस से चल रहा है, या बस ऐसे ही जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही बताया जा रहा हूँ? कैसे कैसे, चलो तुम बताओ ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, देन उसके बेसिस पे मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे। जब हमने प्लानिंग कर ली तो अब प्रोडक्ट को डिजाइन करना चालू करेंगे और फिर डेवलप करेंगे। उन दोनों के बीच में एक और स्टेज होती है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप बनता है। क्या बनता है? प्रोटोटाइप बनता है। चलो इतना ही देख लेते हैं आज के लिए बच्चों। मेरी ये लास्ट हेडिंग होगी, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग फीचर्स। जहाँ पे हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम डिसीजंस लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर रहने वाले हैं, ठीक है ना। उसकी शेप क्या रहने वाली है, उसका साइज क्या रहेगा, अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा लगेगा हमारा प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीजों के बारे में हम क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। जब ये डिसीजंस लेते हैं तो हम अपने डिजाइनर को बताते हैं, जो हमारा डिजाइनर होगा वो ये सारी जो भी हमारी इमेजिनेशंस है वो अपने डिजाइन में डालता है। किस में डालता है? डिजाइन के बेसिस पे प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप में जो कमी पेशी होती है उसको पूरी की जाती है, और उसको पूरा करके प्रोडक्ट को जब फाइनल, जब सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं, सारे क्लियरेंसेस मिल जाते हैं, जितने भी हमें उसके लिए सर्टिफिकेशंस लेने हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। जैसे अब कार है, ऐसे कोई ना होगा कि सीधा मार्केट में ऐसे उतार देंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कितनी स्पीड पे होगी तो कितना ये इसको हार्म पहुंचेगा, है ना। क्या इसमें और एयर बैग्स लगाने की जरूरत है कि नहीं है, क्या कोई ऐसा, आजकल तो बहुत सारी चीजें हो रही है कि अगर सामने से कोई कार है या मतलब कोई भी हमारे सामने व्हीकल है ना, उसके ऐसा है कि उसके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो पहले ही रुक जाएगी, है ना, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो वो चीज है मेरे ख्याल, वो टैग बर्नर को अगर आप जानते हो तो उसने भी कुछ तो ऐसा करके देखा था, है ना, एक कार के लिए। आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी कंपनी की थी वो कार। तो वो हाँ कि भाई देखते हैं कि पहले किसी को, पहले एक डमी खड़ी करके देखते हैं कि वो रुकती है कि नहीं रुकती है, फिर वो बाद में खुद भी मतलब स्टेज बाय स्टेज फिर खुद भी खड़ा हो जाता है, कह रहे भाई डर तो लग रहा है, कभी उड़ाना दे, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन इन द सेंस कि कस्टमर की जो नीड एंड वांट्स होती है, मैं इमेजिनेशन उसको बोल रहा हूँ जो कस्टमर की नीड एंड वांट्स होती है, वो एक टाइप से बस वो इमेजिनेशन है अभी मेरे माइंड में कि कस्टमर ये चाहता है, कुछ तो ऐसा चाहता है। उसमें मैं अपने और तिगड़म लगा करके, अपनी और क्रिएटिविटी लगा करके कि इसको और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। वो मेरे दिमाग में, तो फिर मैं अपने डिजाइनर को बताऊंगा, डिजाइनर उसे डिजाइन करेगा, है ना। चीजें जो टीम होगी वो अप्रूव करेगी, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनेगा, फिर उसमें कुछ कमी पेशी होगी तो वो पूरी होगी, देन फाइनली सारे अप्रूवल्स क्लियरेंसेस मिलने के बाद वो प्रोडक्ट क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा? बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है ना, वन बाय वन जैसे एक प्रोडक्ट क्या होता है, डेवलप होता है। तो वो बोल रहा है द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएट्स अट्रैक्शन इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। जो डिजाइन होता है ना प्रोडक्ट का, वो क्या करता है, अट्रैक्शन क्रिएट करता है किसके माइंड में। जैसे कि ये होता है, सच सच्ची में बता रहा हूँ मैं आपको कि होता है कि जो डिजाइन है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसे क्या था कि मैं अभी कुछ टाइम पहले से सोचता था कि यार एक Hyundai की एक गाड़ी आती है ओरा, आपने अगर देखी हो, तो मुझे लगता था कि ये सही है, ठीक है ना। अभी मैंने उसे ऐसा मतलब थोड़ा हम कुछ प्लान कर रहे थे, तो मैं उसे देख रहा था कि उसके डिजाइन वगैरह को देख रहा था, तो उसमें मैंने अंदर बैठ के देखा, तो यार देखा मजा नहीं आया, ठीक है ना। सामने से मतलब जैसे इंसान सामने देखता है ना, सामने देखता है तो देखता है कि यार थोड़ा भारत में ऐसा रहता है कि गाड़ी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो थोड़ा माहौल सा मतलब वो होता है ना, जैसे लोकल लैंग्वेज में बोले तो भोकाल सा बनता है ठीक है ना। तो गाड़ी थोड़ी लंबी होनी चाहिए। अब उसमें थोड़ा आगे से देखो, आगे से देखो हला इधर नजर जा रही है, उधर गाड़ी खत्म, ठीक है ना। तो फिर यार फिर बगल बगल में स्विफ्ट डिजायर को और उसको खड़ा करके देखा, ओरा को, तो यार स्विफ्ट डिजायर तो अलग ही उसका मतलब, स्विफ्ट डिजायर ठीक है मतलब नॉर्मल फैमिली के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, और बाकी डिजाइन वगैरह में भी तो मतलब हमेशा से ये लगता था कि यार ओरा भी ठीक है, लेकिन वो डिजाइन को लेकर के
है ना, उस पे कट लग गया, तो वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है। और चलो ये तो थोड़ा मैंने मैच्योरिटी से वाला एग्जांपल दिया, थोड़ा बच्चे वाला एग्जांपल दूं क्या? किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे बच्चा जाएगा, तुमने एक जैम्स रखी हो पैकेट में और एक जैम्स रखी हो छोटा भीम की, कुछ तो वो शेप है, उसके अंदर जैम्स भरी हुई हो, और दोनों दोनों सामने रख दो, किसके सामने? बच्चे के सामने। किसको उठाएगा वो? छोटा भीम, डोरेमोन, वो। तो जो डिजाइन होता है ना, डिजाइन प्रोडक्ट का, वो भी जैम्स है, ये भी जैम्स है। लेकिन मुझे बताओ, डिजाइन मैटर नहीं करता क्या? कई बार ऐसा होता है कि तुम कॉस्मेटिक्स लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वो लेके आते हो जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट मम्मी को दिखाओ ना, कि मम्मी देखो, एक ही शैम्पू है, एक ही शैम्पू है, या ये कोई भी चीज है, कोई मतलब मार्केट में कुछ भी, लेट सपोज आप वो लेने के लिए, ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए जाओ, और भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ मम्मी के लिए, ठीक है ना। तो एक तो नॉर्मल है, कई बार तो मम्मी को प्रोडक्ट से कोई मैटर नहीं करता, वो कह रही ये लिया, ये डिब्बा है ना, खाली होगा तो उसमें काम में आ जाएगा, ठीक है ना। अबे तुम देखो पीछे, देखो कितनी टीम लगी हुई होगी, जिनके माइंड में ये चल रहा होगा कि कुछ तो कस्टमर ऐसे होंगे इंडियन सोसाइटी में कि जिन्हें प्रोडक्ट से कोई मैटर नहीं करता, डब्बे से मैटर करता है ना। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमारा तो प्रोडक्ट बिकेगा ना, तुम चाहे उसे यूज करो फिर या ना करो। तो डिफरेंट डिफरेंट सोच चलती रहती है ना। और जो लोग इतने क्रिएटिव होते हैं ना, है ना, उन्हीं की आजकल उन्हीं की जगह है, मतलब उन्हीं का काम है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो इमेजिनेशन में सोच सकते हैं कि यार जो लोगों के बिहेवियर को समझते हैं। बाकी रूटीन नेचर के काम तो भाई टेक्नोलॉजी कर लेगी, ठीक है ना। तुम्हारी जॉब क्या है उधर बैठ करके, मार्केटिंग टीम में बैठ करके, कि तुम्हें एक कोई तो इमेजिनेशन क्रिएट करनी है, और उस इमेजिनेशन को कस्टमर की कस्टमर का जो बिहेवियर है उससे क्या करनी है, रिलेट करनी है। या ऐसा बोलो कि इधर बैठ करके तुम्हें कस्टमर को एनालाइज करना है कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। पता जो उधर मार्केटिंग टीम से होता है, मैंने देखा है कुछ कंपनीज में, तो वो बंदे इतने एग्जैक्ट होते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का कस्टमर के माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर होगा, और ये फीचर सुनने के बाद, देखने के बाद, उसे एक्सपीरियंस करने के बाद कस्टमर के मन में क्या चल रहा होगा, वो उतना उधर बैठ के बता देते। अभी तक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, समझ में आ रही है बात, वो उधर ही बता देते कि कस्टमर के मन में ये चल रहा होगा, और फिर वो बाद में उसकी टेस्टिंग भी होती कि हाँ कस्टमर के मन में ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तभी तो ये ऐसे प्रोडक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं, छोटे प्रोडक्ट को बड़ा बना दिया जाता है और बड़े को और बड़ा। समझ में आ रही है ना? नहीं, बड़े को छोटा कैसे बनाएंगे आप भाई, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी कोई ना मारेंगे, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है सेकंड बुलेट में, वापस से पढ़ता हूं आपके लिए, द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएट अट्रैक्शन इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। इसमें मैंने 2-3 एग्जांपल दिए आपको, छोटा भीम का, डोरेमोन का, मम्मी वाला एग्जांपल, वो ड्राई फ्रूट्स का, कार का एग्जांपल दिया। तो कह रहे हैं अ गुड डिजाइन कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक जो अच्छा डिजाइन होता है वो पूरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, एंड ऑल्सो गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। वो क्या बोल रहा है कि आपके जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, शायद वो ज्यादा ना हो, उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा है ना, तो आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एज समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे। दो प्रोडक्ट रखे हैं, दो कंपनी के अलग अलग, एक का डिजाइन बढ़िया नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, जिस मकसद से तुम लोगे ना उसे, तो वो मकसद तुम्हारा पूरा करेगा, ठीक है ना। दूसरे का डिजाइन अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, फर्स्ट एंड में तुम्हारा हाथ किसके ऊपर पड़ेगा? जिसका डिजाइन अच्छा है। वो तो अगर कोई ऑनेस्ट होगा अगर सेलर, तो बताएगा भाई साहब ये छोड़ दो, डिजाइन में ये अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन जिस मकसद से आप ले रहे हो वो ये बढ़िया, इसका डिजाइन तुम्हें कोई खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन असल में काम की चीज यही है। लेकिन कस्टमर तो कस्टमर है, कस्टमर का तो पहला अट्रैक्शन ही क्या है, उसका प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका अपीयरेंस। समझ में आ रही है ना बात? तो वो चीज है। तभी तो कंपनी इतने सारे क्या करती है, ट्रायल करती है, किस चीज को लेकर के, पैकेजिंग को लेकर के। किसको लेकर के? पैकेजिंग को लेकर के। आगे भी पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। फिलहाल तो एक अच्छा डिजाइन इंप्रूव करता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, और उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, यानी कि दूसरे को छोड़ करके प्रोडक्ट हमारे वाले पे आएगा अगर हमारा डिजाइन अच्छा है तो। इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और नए नए प्रोडक्ट क्या करने होंगे? डेवलप करने।
फाइनली आज मैंने आपको 3 फंक्शन पढ़ाए जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एनालाइज करनी होती है, फिर उसके बेसिस पे प्लानिंग करनी होती है, और वो प्लान के बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं और डेवलप करते हैं फाइनली प्रोडक्ट को। पुराने को इम्प्रूव करते रहते हैं, पुराने प्रोडक्ट को। मैं अपने नोट्स में क्यों करता हूँ, जो आप मेरे से डाउट्स पूछते हो मैं क्यों करता हूँ उसे ऐड ऑन, क्योंकि जो जो डाउट्स आपने पूछे वो बस केवल डाउट्स ही ना रह जाए, समझ में आ रही ना, उसे मेन कोर्स में सर्व करें, हम किस में सर्व करें, मेन कोर्स में, ताकि आने वाली जनरेशन को और कुछ एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मिले कि भाई इतना तो हम कर चुके, इतना तो हम कर चुके, उनका माइंड और ओपन हो और आगे से वो और नेक्स्ट लेवल के क्या पूछे, डाउट पूछे। ये नोट्स शुरू से ऐसे नहीं थे, है ना, इनको रिफाइन किया गया है ना, पिछले 10 साल से ये रिफाइन ही हो रहे हैं। और किसी साल में सोच लो कि बस अब तो कंप्लीट हो गया, अब इनमें कुछ नहीं करना, कभी ऐसा दिन आएगा ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है हर 2 महीने में। अब तुम देखना, अभी मैंने सारे आपको अपडेट करके दिए, अभी एंड तक जाते जाते, तुम्हारे एग्जाम तक जाते जाते तुम देखना मेरे को कितने सारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स बता के जाएंगे, बहुत सारे अभी एग्जाम के टाइम पे आप डाउट्स पूछेंगे, जो उनमें से मुझे लगेगा कि हाँ ये तो मेन कोर्स में बताना चाहिए। कुछ तो डाउट्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल रहेंगे, जो कोई भी बच्चा समझ जाएगा, कुछ ऐसे रहेंगे जो हर एक के माइंड में नहीं आएंगे, तो उन्हें मेन कोर्स में सर्व करेंगे। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। अदरवाइज तो जो बच्चा 5 साल पहले हमारे से पढ़ के गया, 5 साल बाद आके, 7 साल बाद आके वो देखे ना भैया तो वही है जो तुमने हमें कराया था, है ना, 5-7 सालों में आपने नया क्या किया है, समझ में आ रही है ना बात। तो वो चीज है, और नए नए प्रोडक्ट क्या करना है, डेवलप करना है। बात समझ में आ रही है, कि जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फेस टू फेस करा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हमारे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज क्या हो रही है, तैयार हो रही है ना। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, है ना, आपके साथ एक बार ये मान लो कि जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसकी हेल्प से मैं कुछ जो नए प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, उनकी हाथ के हाथ क्या भी हो जाएगी, टेस्टिंग भी हो जाएगी, क्या भी हो जाएगी, कि वो वर्क करते भी है या नहीं भी करते हैं। तो एक मार्केटर का, एक प्रोड्यूसर का, एक सर्विस प्रोवाइडर का, एक मैन्युफैक्चरर का काम यही होता है कि अगर वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चल रहा है, तो उनकी जॉब यही होती है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को तो रिफाइन करके इनोवेट करना है, और नए नए प्रोडक्ट क्या करने हैं, डेवलप करना। समझ में आ रही है बात। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए मेरे को आपको इतना ही बताना था। बाकी जो भी करेंगे हम कल करेंगे, कल करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, और बहुत लॉजिकल है। प्रोडक्ट बन के आया तो अब उसका स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ के भी आए थे, एक टेक्निक, ये वही रिपीट है यहाँ पे, है ना। और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो बन के आया है, वो जो हमारे प्लान थे, स्टैंडर्ड थे, उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। नहीं बना तो क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग समझते हो आप, हाँ, उसे सोर्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है ना। कल मिलते हैं बच्चों।